जय श्री राधे फ्रेंड्स। वह आदमी जब बालकनी में आया तो औरत की धड़कनें रुक सी गई, लेकिन अब तो वह भी यह देखकर हैरान रह गई कि लड़का आखिर गया कहाँ। दूसरी तरफ स्वयं दीवार से ऐसे उतर रहा था जैसे कोई स्पाइडरमैन हो। 14th फ्लोर की बिल्डिंग से वह बड़े ही आराम से नीचे उतर रहा था, बिना किसी नजर में आए। जब वह नीचे उतरकर भागने लगा तो बालकनी में खड़े आदमी की नजर अचानक नीचे वाले फ्लोर पर गई, जहां से कोई भाग रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने चिल्लाया, यह कमरे से भागकर कब निकला? जरूर बालकनी से गया होगा, जरूर यहीं से गया होगा। वह आदमी गुस्से में अपना फोन निकालता और कहता है, वह अभी अभी भागा है होटल से, पकड़ो उसे फटाफट, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। स्वयं अपने हाथों में अपने कपड़े लेकर भाग रहा था। जैसे ही होटल के बाहर की तरफ भागने लगा, सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ गई। सिक्योरिटी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, आज तो बैंड बज गई। पता नहीं कौन से मुहूर्त से इस औरत के साथ यहाँ पर आना हुआ। निकल बेटा निकल, वरना ये तेरी खैर नहीं। स्वयं दीवार की तरफ भागा और एक लंबी छलांग से दीवार को क्रॉस कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड वहां से भागते हुए आए। उन्होंने जैसे ही स्वयं को इतनी लंबी छलांग लगाते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये आदमी है या सुपरमैन? बाहर निकलने के बाद स्वयं तेज स्पीड से वहां से भागने लगा, लेकिन इतनी आसानी से पीछे छूटने वाला नहीं था। जिस आदमी की बीवी के साथ वो सोकर आया था, वह आदमी शहर का बहुत रईस था। उस आदमी ने बाहर पुलिस भी तैनात कर रखी थी। जैसे ही वो वहां खड़े कांस्टेबल ने ऑर्डर रिसीव किया, उन्होंने पूरी सतर्कता के साथ स्वयं को पकड़ने का इंतजार किया। जब उन्होंने स्वयं को दीवार से कूदते देखा तो वो भी हैरान रह गए। पुलिस वालों ने वहां खड़े देख स्वयं के होश उड़ गए और वह तेजी से स्पीड से सड़क पर भागने लगा। पुलिस वालों ने अपनी अपनी बाइक और जीप उठाई और उसके पीछे लग गए। बेचारे स्वयं ने कपड़े तक नहीं पहने थे, वह सिर्फ अंडरवियर में था और ऊपर से इतने सारे लोग उसका पीछे पड़े हुए थे। स्वयं भागता हुआ गली के कोने में छुप गया। पुलिस की बाइक और जीप वहां से बगल से गुजर गई तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने कपड़े पहन लिए। इसके बाद वह दूसरी गली से होकर सड़क पर निकल आया और आगे की तरफ भागने लगा। तभी अचानक उसके पैरों पर ब्रेक लग गए। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आ गया कि उसकी सांसें हलक में अटक गई। पुलिस की एक जीप खड़ी थी जिसके ऊपर एक लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक डंडा था। वह पूरे दबंग स्टाइल में जीप के आगे बोनट पर बैठी हुई थी। चेहरा पुलिस की टोपी से ढका हुआ था और सिर नीचे हुआ था। वह अपने हाथ में डंडा पकड़कर लगातार गाड़ी पर बजा रही थी। स्वयं ने यह देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। तभी उस औरत ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया और धीरे से अपना चेहरा दिखाया। उसके चेहरे पर बहुत ही ठंडे एक्सप्रेशन थे। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर थी जिसकी वर्दी पर नाम लिखा था सरन्या पांडे। उस औरत को देखकर स्वयं के होश उड़ गए। अरे बाप रे, उसने मन ही मन कहा। सरन्या ने अपनी टोपी को डंडे से हल्का सा ठीक किया। अगले ही पल उसने स्वयं का कॉलर पकड़ा और उसे लॉकअप के पास ले आई। दरवाजा हवलदार ने तुरंत खोल दिया। सरन्या ने एक जोरदार धक्का दिया जिससे स्वयं जमीन पर जाकर गिर पड़ा। लॉकअप का दरवाजा बंद किया गया। अपने आप को संभालते हुए स्वयं चिल्लाया, दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए दरोगा मैडम। सरन्या के आते ही सारे हवलदारों से सैल्यूट करने लगे। वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने डंडा टेबल पर रखा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख दी। फिर उसने अपनी घूमने वाली चेयर पर आराम से पीठ लगाई और कहा, तावड़े एक कप चाय लाओ। अंदर से स्वयं की आवाज लगातार आ रही थी, अरे दरोगा मैडम, अरे दरोगा मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। सरन्या इरिटेट होकर बोली, एक और बार मुझे यार बोला ना तो डंडे से तुम्हारी तशरीफ ऐसी सेवा करूंगी कि उठते बैठते हुए मेरा नाम जपोगे। चुपचाप खड़े रहो वहीं, ब्लडी रास्कल। ये सुनकर स्वयं रोने जैसी बेचारी शकल बना लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एक बड़े इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। आंखों पर काले चश्मे, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर, हाथों में रोलेक्स की महंगी घड़ी पहने हुए वह ऑफिसर अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, सारे हवलदार उसे सैल्यूट करने लगे। वह और कोई नहीं, टाइगर पांडे था। टाइगर पांडे आज भी उतना ही हैंडसम था। जैसे ही वह अंदर आया, सरन्या तुरंत खड़ी हो गई और एक जोरदार सैल्यूट मारा। कैसा चल रहा है सब ऑफिसर? टाइगर ने पूछा। सरन्या ने जवाब दिया, एकदम परफेक्ट सर, डोंट वरी। टाइगर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी बाहें फैला दी। सरन्या के एक्सप्रेशन थोड़े नरम हो गए। डैड। वह आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को हक किया। स्वयं वहां पर खड़ा था, सलाखों को अपने हाथों में पकड़ के किसी छोटे बच्चे की तरह रोने जैसी शक्ल बनाकर खड़ा था। सामने टाइगर पांडे और सरन्या बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। सरन्या ने अपने डैड से कहा, आप तो कल रात को आने वाले थे ना, ऐसे अचानक कैसे? आपने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। इस पर टाइगर ने कहा, अरे यहाँ पर अचानक कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे फ्लाइट की टिकट एक दिन पहले करवानी पड़ी। तुम बताओ,
मेरे पीछे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है ना? शरण्या ने जवाब दिया, हाँ सब फर्स्ट क्लास। आपको आपकी बेटी की काबिलियत पर कोई शक है क्या? यह सुनकर टाइगर पांडे हल्का सा हंस दिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, शेरनी को जन्म दिया है मैंने। यह सुनकर शरण्या मुस्कुरा देती है। उसने बहुत मेहनत की थी अपने पिता की को इस तरह से प्राउड फील करवाने के लिए और इंस्पेक्टर की जॉब चुनी, जबकि वह कुछ भी बन सकती थी। तभी अंदर से स्वयं की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, अरे दरोगा मैडम, कम से कम मेरा 2 मिनट के लिए फोन ही मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरी कॉल करना है। स्वयं की आवाज सुनकर शरण्या और टाइगर दोनों लॉकअप की तरफ देखते हैं। स्वयं ने शर्ट पहन तो ली थी, लेकिन उसके बटन अभी तक बंद नहीं किए थे। सलाखों को पकड़कर वह बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ा था। शरण्या ने कहा, चुपचाप पड़े रहो वहीं पर, कोई फोन नहीं मिलेगा तुम्हें करने के लिए, इडियट। जब से यहाँ लेकर आई हूँ दिमाग खराब करके रखा है। टाइगर ने शरण्या की तरफ देखकर पूछा, इसे किस रूम में पकड़ा है तुमने? शक्ल से मासूम लग रहा है, लड़की वड़की छेड़ दी थी क्या इसने? शरण्या ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मासूम माय फुट, इस शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन की बीबी के साथ पकड़ा गया है। ये भाग रहा था, उसने कंप्लेंट करवाई थी और हम लोग वहीं ऑन ड्यूटी थे। इस बात पर स्वयं ने जोर से चिल्लाया, तो मैं कौन सा अपनी मर्जी से गया था? वही मुझे खींचकर ले गई थी मैडम, आपके डैड सही बोल रहे हैं। अरे मेरा चेहरा देखकर विश्वास तो कर लो, मैं एक बहुत मासूम लड़का हूँ। उसने मुझे शराब पिलाई और मेरा फायदा उठाया, मैं विक्टिम हूँ दरोगा मैडम। इस बार टाइगर को हंसी आ जाती है, पर शरण्या का दिमाग जैसे खराब हो जाता है। वह अपना डंडा उठाती है और जोर से सलाखों पर मारती है। स्वयं एकदम से 2 कदम पीछे हट जाता है। शरण्या चिल्लाई, चुपचाप बैठो वहीं, वरना पर्सनली लॉकअप के अंदर आकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, आए बड़े विक्टिम कहीं के। इस बात पर स्वयं और भी रोने जैसी शक्ल बनाता है और फिर लॉकअप के अंदर दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। वह देखता है कि वहां 2 आदमी और बैठे हुए थे। वो दोनों काफी हट्टे कट्टे मुस्टंडे लग रहे थे। वे दोनों स्वयं की तरफ देखते हैं। स्वयं थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता है और फिर अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगता है। टाइगर खड़ा होता है और चला जाता है। शरण्या टेबल पर बैठी हुई थी, उसके फाइल उसके हाथ में थी और वह कुछ केस स्टडी कर रही थी। तभी उसके पास एक बिजनेसमैन की कॉल आती है, जिसकी बीवी के साथ स्वयं सोता हुआ पकड़ा गया था। शरण्या कॉल उठाकर कहती है, जी मिस्टर मेहरा, हाँ उस लड़के को हमने लॉकअप में डाल दिया है। जी हाँ, चिंता मत कीजिए, उसे बेल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ओके। यह कहकर वह फोन काट देती है। स्वयं उसे घूर कर देख रहा था। शरण्या की नजर स्वयं पर पड़ती है, जो उसे घूर रहा था। उसने अपनी आईब्रोज उठाते हुए थोड़ा कड़क अंदाज में पूछा, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी आंखें निकालने में। इसके बाद वह उठकर चली जाती है। स्वयं की नजर टेबल पर रखे हुए अपने फोन पर पड़ती है। वह सोचता है, 2 मिनट तो मुझे नहीं लगेंगे यहाँ से निकलने में, बस एक बार मेरा फोन मेरे हाथ लग जाए। बीवी को कांटेक्ट कैसे करूं? अब तो वही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अरे यार क्या करूं? 2 घंटे बाद शरण्या वहां पर आकर घूमने लगती है और कुछ फाइल चेक करने लगती है। स्वयं के बगल में बैठे 2 गुंडे मवाली जैसे दिखने वाले आदमी शरण्या को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी धीरे आवाज में दूसरे से बोला, वैसे कुछ भी कहो, आजकल देश ने बड़ी ही तरक्की कर ली है। अगर ऐसी मैडम लॉकअप संभाले तो मैं बार बार लॉकअप में आना पसंद करूंगा। स्वयं उनकी तरफ देखता है पर ज्यादा गौर नहीं करता। तो दूसरा आदमी भी हवस भरी आवाज में बोला, बात तो तू सही कह रहा है, पर यह साली बड़ी कड़क अंदाज की है। काश इसे दबोचने का मौका मिल जाए अपन लोगों को, तो कसम से इसे नहीं छोड़ेंगे इसे। यह स्वयं को वाकई में अजीब लगा। कितनी गंदी बातें कर रहे थे ये लोग। स्वयं ने उनकी तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, घर में माँ बहन बिल्कुल नहीं है क्या? थोड़ा तमीज से बात करो। वह गुंडे यह सुनते ही उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। उनमें से एक ने बोला, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है बे? तेरी घरवाली है क्या या तेरी बहन है? स्वयं ने थोड़ा गुस्से से बोला, ना घरवाली है ना बहन है, औरत है, थोड़ी इज्जत करना सीखो। उनमें से एक ने अपने हंसते हुए कहा, देखो औरत की इज्जत करने के बारे में कौन बता रहा है? अभी अभी किसी की बीवी के साथ सोकर आया है ना? ये इसलिए अंदर आया है। अबे श्याणे, तुझे पता भी है हम यहाँ के कितने रेगुलर कस्टमर हैं? हड्डियां तोड़ने का हफ्ता वसूली का काम है हमारा। साले एक रैप्टा दूंगा ना, ये दीवार से छिपकली की तरह चिपक जाएगा। स्वयं ने अपनी आईब्रोज उठाई और कहा, अच्छा इतना आसान है क्या? हाथ तो लगा कर दिखा, सिंगल पीस में दोबारा बाहर नहीं निकलेगा इस जेल से। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्वयं की बातें उन लोगों को उकसा देती हैं। ज्यादा शान पट्टी मत कर, समझा, वरना ऐसा धोऊंगा तुझे बिना डिटर्जेंट के।
तभी शरण्या लॉकअप में हो रही आवाजें सुनकर वहां पर आती है और कड़क अंदाज में पूछती है, क्या चल रहा है ये सब। उसकी आवाज काफी ज्यादा सख्त थी। स्वयं और वह दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो दोनों चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन स्वयं कहाँ रुकने वाला था। स्वयं गुस्से में उसकी तरफ घूरकर देखता है। उन दोनों की नजरें जैसे स्वयं को वार्न कर रही थी कि अगर एक भी शब्द बोला तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी बेटा। फिर भी स्वयं खड़ा हुआ और दरोगा मैडम यानी शरण्या से बोला, मैडम यह दोनों आपके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। स्वयं के ऐसा कहते ही उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। शरण्या ने अपनी आईब्रो सुखाड़ कर उनकी तरफ देखा। उनमें से एक ने डरते डरते कहा, नहीं मैडम, कुछ भी बकवास कर रहा है ये, हमने कुछ गंदी बातें नहीं की। स्वयं लॉकअप की सलाखों के पास आया और बोला, मैडम ये वाला, ये काला मोटा गेंडा, हिप्पोपोटामस जैसी शकल का, इसने बोला कि अगर इसे मौका मिले तो वो आपको दबोच लेगा। यह सुनकर सारे हवलदार और लेडीज कांस्टेबल चौंक गए। शरण्या की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने दोनों की तरफ देखा। वह दोनों तुरंत बोल पड़े, नहीं मैडम, नहीं मैडम, ये खुद बोल रहा था कि इस साली आइटम को तो मैं ऐसा दबोचूंगा कि याद रखेगी। ये खुद बोल रहा था, कसम से मैडम हम झूठ नहीं बोल रहे। स्वयं का मुंह फटा रह गया। कितने बेशरम आदमी है, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। स्वयं तुरंत शरण्या की तरफ देखकर बोला, दरोगा मैडम, इनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मेरा चेहरा देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन औरतों की इज्जत करता हूँ। इन सालों ने आपको लेकर गंदी बातें बोली, मैंने नहीं। इन दोनों ने फिर कहा, नहीं मैडम हम झूठ नहीं बोल रहे, ये साला बोल रहा था कि। शरण्या की आंखें गुस्से से डार्क हो गई। उसने हवलदार को इशारा किया, लॉकअप खोलो। फिर वह अंदर दाखिल हुई। वह तीनों डरते हुए कोने में सिमट गए। शरण्या ने गुस्से से कहा, किसकी ख्वाहिश थी मुझे दबोचने की? चलो बताओ, अभी पूरी कर देती हूँ। तीनों ने घबराकर अपना सलाइवा गटक लिया। शरण्या पांडे को शहर की लेडी डॉन माना जाता था। हर क्रिमिनल यह बात जानता था कि स्वयं ने धीरे धीरे कहा, दरोगा मैडम कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन दोनों ने ही आपके बारे में गंदी बातें की थी। उन दोनों में से एक ने कहा, अरे मैडम ये झूठ बोल रहा है, सारी बातें इसने बोली। इतना कहते ही शरण्या ने उन गुंडों के मुंह पर एक जोर से लात मारी। उसके चेहरे पर जूते का निशान छप गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा यह देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए। शरण्या ने डंडा घुमाया और उसके टकले पर दे मारा। वह दर्द से कहराता हुआ जमीन पर गिर गया। शरण्या ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, साले कभी नहीं सुधरोगे तुम सब। इसके बाद उसने स्वयं की तरफ देखा। स्वयं तुरंत दीवार से चिपक गया और अपना सलाइवा गटक लिया। शरण्या ने उससे कहा, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। जब से आए हो मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। चुपचाप यहीं पड़े रहो, कल देखेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। शरण्या जाने लगी। तभी स्वयं बोला, मैडम 2 मिनट के लिए मेरा मोबाइल मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। शरण्या रुक गई और पलटकर बोली, मोबाइल लेकर क्या करोगे? किसी बड़े आदमी से कांटेक्ट करोगे? कोई फायदा नहीं, सड़ोगे तुम यहीं पे। स्वयं ने कहा, प्लीज दरोगा मैडम, ज्यादा टाइम नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए। शरण्या कुछ सेकंड सोचती है, फिर उसने टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और स्वयं की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड है, जो करना है कर लो, क्योंकि 31 सेकंड होते ही मैं फोन छीन लूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। स्वयं ने तुरंत फोन लिया और कांटेक्ट में जाकर बीबी का नंबर देखा। उसने जल्दी से डायल किया और बेल जा रही थी। टाइम भाग रहा था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। आखिर के 2 सेकंड बचे और स्वयं ने माथे पर पसीना आ गया। टाइम अप। शरण्या ने फोन छीन लिया था कि तभी कॉल रिसीव हो गया। शरण्या कॉल कट करती उससे पहले स्वयं ने चिल्लाकर बस इतना कहा, बीबी प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, और कॉल कट हो गया। स्वयं आराम से बैठा हुआ था सलाखों के पीछे। उसकी कोहनियां उसके घुटनों पर थी और हाथों से सर पकड़ा हुआ था। डैम, प्लीज बीबी, आई होप आपने मुझे सुन लिया हो। निकालो यार मुझे यहाँ से, मुझे इस घटिया सी जगह पर रात बिल्कुल भी नहीं गुजारनी है। स्वयं नजर उठा के देखता है तो उसी लॉकअप में वो 2 गुंडे थे जिन्होंने शरण्या से मार खाई थी। वो दोनों घूरकर स्वयं को देख रहे थे। एक के मुंह पर और दूसरे के टकले पर अभी तक डंडे और जूतों के निशान थे जो शरण्या ने इन्हें मारे थे। दरोगा मैडम यानी शरण्या आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी, कुछ फाइल्स को स्टडी कर रही थी। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है। चेहरे पर बिना किसी भाव के वो बेफिक्र होकर फाइल में देखती हुई कॉल रिसीव करती हैं और उसके बाद बोलती हैं, हेलो। तभी कुछ सेकंड के बाद अचानक ही शरण्या के हाव भाव ही बदल जाते हैं
और उसके चेहरे पर शौक दिखाई देने लगता है। क्या क्या? कौन कौन बोल रहा है? शरण्या के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उससे कोई ऐसा इंसान बात कर रहा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो फटाफट से कुर्सी से खड़ी होकर सावधान की पोजीशन में खड़ी हो गई और बोली, जय हिंद सर। वो इतना जोर से जय हिंद बोली कि सबके साथ साथ स्वयं का भी ध्यान शरण्या पांडे पर चला गया, जो जमीन से खड़ा हुआ और थोड़ा कंफ्यूज होकर सलाखों को पकड़कर शरण्या को देखने लगे। शरण्या कुछ सेकंड शॉक होकर चुपचाप रही, फिर उसने एक नाम लिया, स्वयं मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही स्वयं की आंखों में चमक आ गई और उसने फटाक से अपना हाथ पूरी फुर्ती से ऊपर उठाया। शरण्या यह देखकर शॉक थी। स्वयं समझ गया था कि ये कॉल किसने करवाया होगा। शरण्या शॉक से बाहर निकलते हुए बोली, जी सर, ओके सर, जी सर ओके, जय हिंद सर। शरण्या ने कॉल कट किया और फोन रख दिया। पास में खड़े हवलदार से पूछा, क्या हुआ मैडम, किसी बड़े अफसर की कॉल थी क्या? शरण्या अपने हाथों को टेबल पर रख झुकाकर कुछ सेकंड चुपचाप शॉक में खड़ी थी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और हवलदार से कहा, लॉकअप खोलो, इस लड़के को बाहर निकालो। शरण्या का ऑर्डर मिलते ही उस हवलदार ने लॉकअप का दरवाजा खोल दिया। अब स्वयं पूरे एटीट्यूड के साथ लॉकअप से बाहर निकला। टेबल के पास पहुंचकर वो चेहरे पर एक छेड़ने वाली मुस्कान के साथ शरण्या को देखते हुए बोला, जी मैडम। शरण्या उसकी तरफ देखकर बोली, तुम जा सकते हो। स्वयं जानता था उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ दिखाई देने लगा। उसने कहा, अपना सामान ले लो। दरोगा मैडम। शरण्या की आंखें हल्की कड़क की। उसने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया, पर अभी भी वह स्वयं को हल्की हैरानी, गुस्से और कोल्डनेस के साथ देख रही थी। स्वयं ने फोन उठाकर जेब में डाला, घड़ी उठाकर पहनी और चश्मा उठाकर सर के ऊपर फूंक मारकर लगाने लगा। फिर एक स्माइल के साथ शरण्या को देखते हुए अपने सीने से घिसकर चश्मा साफ किया। उसकी मुस्कान शरण्या को गुस्सा दिला रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। स्वयं ने चश्मे को पहना और कहा, ओके दरोगा मैडम, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर उसने हल्का सा सैल्यूट मारा और जाने लगा। तभी शरण्या की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। तुमने किसे कॉल किया था? स्वयं ने बिना पलटकर देखे हल्की तिरछी सी मुस्कान में जवाब दिया, बीबी, माई लाइफलाइन। यह बोलकर वो थाना छोड़कर चला गया। शरण्या चुपचाप खड़ी रही। हवलदार ने हल्का सा उसके पास आकर थोड़ी सीधी आवाज में कहा, क्या हुआ मैडम, आपको इतना हैरान मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे सिफारिश के कॉल तो पहले भी आए हैं, लेकिन आप तो कभी इस चीज पर गौर नहीं करती और ना ही ऐसे किसी सिफारिश पर आपने आज तक किसी को भी छोड़ा है। शरण्या ने अब भी दरवाजे की तरफ देखते हुए थोड़ी ठंड आवाज में जवाब दिया, इस आदमी की पहुंच कुछ ज्यादा ही ऊपर तक लग रही है। तुम्हें पता है किसका कॉल आया था? हवलदार ने ना में सर हिलाया। नहीं मैडम। किसी बहुत बड़े अफसर का था क्या? शरण्या ने हवलदार की तरफ देखा और कहा, सीएम का कॉल था। यह सुनकर हवलदार की आंखें बड़ी हो गई। क्या? उसने खुद कॉल किया था इस आदमी को छुड़वाने के लिए? नोट, असली का सीएम मत समझने लगना। मेरी कहानी के किरदार काल्पनिक है, यह बात भूलना मत। शरण्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर बड़े पेन को उठाकर अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए वो बड़बड़ाई, आखिर कौन है ये बीबी जिसने अप्रोच भी सीधे सीएम की लगवाई है? तभी शरण्या के पास एक कॉल आई। शरण्या ने कॉल उठाई तो खुशी कॉल कर रही थी। खुशी सिंघानिया का कॉल देखकर वो एकदम से सीधी होकर बैठ गई और उसने कॉल उठाकर कहा, खुशी दी। दूसरी तरफ से खुशी ने थोड़ी नरम आवाज उसे सुनाई दी, कैसी हो शानू? शरण्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। खुशी ने पूछा, नूर के बारे में कुछ पता चला? शरण्या ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगी। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है कि वो घर से भाग गई। ऐसा तो वो हमेशा करती है, लेकिन थोड़े दिन बाद लौट ही आती है। खुशी ने एक गहरी सांस ली और कहा, जानती हूँ, पर वो मेरी छोटी बहन है। बहन कम मेरी बच्ची है, उसकी चिंता होती है। तुम कोशिश करो और ढूंढो उसे। फोन भी नहीं उठा रही। शरण्या ने कहा, डोंट वरी दी, मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगी उसे। उसके बाद खुशी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है, ओके ख्याल रखो। शरण्या कॉल कट करते ही तुरंत एक जगह कॉल लगाती है और पूछती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिली? कुछ सेकंड वो चुप रहकर दूसरी तरफ वाले की बात सुनती है और फिर थोड़ा कोल्ड आवाज में पूछती है, आज रात को इलीगल कार रेसिंग?
कहाँ है ये? पुलिस स्टेशन के बाहर निकलकर स्वयं का फोन बजने लगा। उसने फोन निकालकर देखा तो चेहरा पे मुस्कुराहट आ गई। बीवी का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाकर कहा, बीबी। दूसरी तरफ से एक बहुत डार्क आवाज सुनाई दी। यू ओके? स्वयं ने जवाब दिया, ये आई एम गुड, सेफ एंड साउंड। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। स्वयं ने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू बिग ब्रदर। दूसरी तरफ से फाइनली एक गहरी आवाज सुनाई दी, टेक केयर। उसके बाद कॉल कट गई। स्वयं मुस्कुराया और एक गहरी सांस लेकर जीन्स की पॉकेट में हाथ डाला और स्टाइल के साथ मुंह से सीटी बजाता हुआ वहां से चला गया। बाथरूम का दरवाजा खुला और अपने बदन पर टॉवल लपेटे हुए गीले बालों को भी टॉवल में बांधकर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली। आन्या आईने के सामने गई और खुद को देखने लगी। वह फिलहाल एक फ्लैट में थी जहां पर उसने किराए पर रहने का डिसाइड किया था, क्योंकि वह वापस घर नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल के लिए इसका किराया चंचल ने पे किया है, मगर आन्या ने प्रॉमिस किया है कि वो जल्द ही एक नौकरी ढूंढेगी और उसके बाद अपने सारे एक्सपेंस खुद मैनेज करेगी, ताकि चंचल को उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। आन्या आईने में देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, तड़प थी, काफी रोई थी वह तो। उसकी आंखें लाल थी और चीख चीख कर बता रही थी कि उसका दिल अभी तक बड़ा दर्द कर रहा था। नक्श और रूपाली ने जो भी कुछ उसके साथ किया वो भूलने नहीं वाली थी। उसने तो रूपाली को दिल से अपनी बहन माना था, पर उसने इतनी घटिया हरकत की उसके साथ। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी बहन उसके साथ इतना घिनौना काम कर सकती है। तभी आन्या को वो याद आता है, वो आदमी, जो अंधेरे वाला आदमी, आखिर कौन था वो? क्यों बचाया उसने? तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है और आन्या पलटकर देखती है। चंचल खड़ी थी, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। हे ब्यूटीफुल। आन्या हल्का सा मुस्कुराकर बिस्तर पर बैठ जाती है। चंचल उसके पास आकर बोली, तो क्या प्लान है आज का? बाहर घूमने चले? आन्या ने कहा, नहीं चंचल, आज मुझे जॉब देखने जाना है, मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए। चंचल ने अपनी आंखें रोल की और कहा, ओहो, मिल ही जाएगी जॉब, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? चलो आज फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाने लेकर चलती हूँ। आन्या जाना तो नहीं चाहती थी और चंचल जो थी वो जिद पर अड़ी हुई थी। उसे मानना पड़ा। ओके बाबा, ठीक है, मैं आती हूँ। चंचल खुश होकर आन्या को हक कर लेती है। रात के वक्त एक ट्रेन पटरी पर चल रही थी। ये ट्रेन एक शहर के दूसरे यानी मुंबई आ रही थी। एक ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी। उस ट्रेन के सबसे वीवीआईपी सेक्शन में दो खूबसूरत शांत आंखें बाहर की तरफ देख रही थी। शहर के अनदर बड़ा बिजनेसमैन राजवीर ससोदिया कॉर्पोरेशन का सीईओ। चेहरा बेहद हैंडसम, आंखों में खालीपन, शांत खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए राजवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, सर, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। वैसे सर, इमरजेंसी में ट्रेन में आने की क्या ही जरूरत थी? सुबह हम प्लेन से भी आ सकते थे। मॉर्निंग की मीटिंग हम आगे शिफ्ट भी तो कर सकते थे। राजवीर ने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं पीके गिर पड़े, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। ये मीटिंग मॉर्निंग में ही होना जरूरी है। असिस्टेंट ने अपना सर खुजाते हुए हल्का सा ऑकवर्ड होकर कहा, सर, इट्स डी के तल पड़े। राजवीर ने भी सर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर नैप ले रहा हूँ, स्टेशन आ जाए तो उठा देना। ये बोलकर राजवीर आंखें बंद करके लेट गया। असिस्टेंट चला गया। कुछ देर शांति से लेटने के बाद कई किलोमीटर दूर से एक आवाज अचानक राजवीर के कानों में पड़ी। ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। ये सुनकर अचानक राजवीर की आंखें खुल गई। राजवीर आराम से अपनी कंफर्टेबल सीट पर लेटा हुआ था। अपने हाथों की कलाइयों को आंखों पर रखकर आंखों के सामने अंधेरा किया और आंखों को बंद कर आराम से सोने की कोशिश करने लगा। चारों तरफ शांति और सन्नाटा था। बस रेल के चलने की आवाज गूंज रही थी। रात काफी काली और अंधेरी थी। तभी अचानक राजवीर के कानों में ट्रेन से कई किलोमीटर दूर आने वाली आवाज गूंजी, जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। अगर ये नहीं निकला तो ट्रेन के साथ इसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। यह सुनकर एकदम से राजवीर अपना हाथ हटाता, उसकी आंखें खुलती, उसकी आंखों में शौक नजर आ रहा था। तभी फोन पर बात करते हुए राजवीर का असिस्टेंट उसके पर्सनल डब्बे में पहुंचा। हाँ, मैं आपकी अभी राजवीर सर से बात करवाता हूँ। तल पड़े जैसे ही राजवीर की सीट के पास पहुंचा, उसने देखा कि राजवीर अपनी सीट पर मौजूद नहीं था।
वह कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। ये सर कहाँ चले गए? उसके बाद वह बाथरूम के पास गया, यह सोचकर कि कहीं बाथरूम में तो नहीं गए। उसने दरवाजा भी खटखटाया पर देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वहां पर भी राजवीर मौजूद नहीं था। असिस्टेंट अपना सर खुजाते हुए बोला, अचानक सर कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें यहीं सोता हुआ छोड़कर गया था। दूसरी तरफ राजवीर हवा से भी ज्यादा तेज स्पीड के साथ ट्रेन के साथ भाग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे और उसके पैर इतनी तेज रफ्तार में थे कि दिखाई तक नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सुपरमैन है। इतना स्पीड से भाग रहा था, किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था और ना ही दिखाई देना मुमकिन था। जल्द ही राजवीर ने अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते हुए ट्रेन क्रॉस की और ट्रेन से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। ट्रेन का ड्राइवर आराम से सीट पर बैठकर गरम गरम चाय की चुस्की ले रहा था। हाथ पैरों में ग्लव्स और मोजे पहन रखे थे, सर पर टोपा पहन रखा था क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। पर जैसे ही उसने एक आदमी को ट्रेन के बगल से ट्रेन फिर से आगे दूर दौड़ते हुए देखा तो वह थोड़ा चौंककर एकदम से सीधा हो गया और गौर से बाहर की तरफ देखने लगा। उसने बड़बड़ाया, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी अभी किसी आदमी को भागते हुए देखा। फिर इस बात को इग्नोर करते हुए आराम से बैठकर बोला, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ट्रेन से भी तेज कोई भाग सकता है क्या? मैं भी क्या वहम हुआ होगा मुझे? अरे मेरी चाय ठंडी हो रही है। इसके बाद वह अपनी गरम गरम चाय की चुस्की लेने लगा। दूसरी तरफ तेज स्पीड से भागते हुए राजवीर ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला। सबसे पहले उसने रुमाल को अपने चेहरे पर बांध लिया, उसके बाद अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज बढ़ा लिया। कुछ किलोमीटर दूर फ्यूल टैंक से भरा हुआ एक ट्रक रेल की पटरी पर फंसा हुआ था। वह बुरी तरीके से फंस गया था और बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। वह लोग अपने सारे जतन करके थक चुके थे मगर वह ट्रक पटरी से बिल्कुल भी आगे नहीं सरका। सब लोग काफी ज्यादा चिंता में और परेशान हो गए। अब क्या करे, कैसे हटाए इसे? इसमें फ्यूल भरा हुआ है, अगर ट्रेन इससे टकराई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेन किसी भी वक्त आती ही होगी, वो ज्यादा दूर नहीं है। तभी अचानक मुंह पर रुमाल बांधकर वहां पर दौड़ते हुए आए आदमी को देखकर सब लोग थोड़े हैरान हो गए। उस आदमी ने पीछे से ट्रक को पकड़ा और चिल्लाकर कहा, दूर हटो सब। किसी को समझ नहीं आया कि आदमी कौन अचानक अंधेरे में कहां से आया और क्या कर रहा है, मगर उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वह सब दूर हट गए। राजवीर ने ट्रक को अपने दोनों हाथों से उठाया और इतनी आसानी से उठाया जैसे वह ट्रक नहीं कोई रुई का गद्दा हो। राजवीर ने जब पीछे से पूरे ट्रक को अपने हाथ में उठा लिया तो सबकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। राजवीर ने तुरंत ट्रक को उठाकर ट्रैक से दूसरी पटरी पर धकेल दिया। सब लोगों की सांसें मानो उनकी हलक में ही अटक गई हों। ट्रक को दूसरी तरफ करने के बाद राजवीर ने अपने हाथों को आराम से झाड़ा और पलटकर उन लोगों की तरफ देखा जो फटे मुंह से उसे देख रहे थे, जैसे पता नहीं उन लोगों ने क्या ही देख लिया हो। राजवीर उसके बाद वहां से वापस अंधेरे की तरफ भाग गया। वो आदमी अब तक शौक में खड़े हुए थे कि ये क्या था, क्या यह कोई आदमी था? हे भगवान, इसने इतने बड़े ट्रक को ऐसे कैसे उठाया? वह लोग बहुत ज्यादा शौक से। दूसरी तरफ असिस्टेंट चिंता में इधर उधर चक्कर काट रहा था, फोन भी यहीं पर है, ऐसे अचानक कहाँ चले गए सर? तभी अचानक दरवाजे पर कोई कूद कर ट्रेन के अंदर आया। अचानक की आवाज सुनकर असिस्टेंट तल पड़े, तुरंत दरवाजे के पास गया और उसे थोड़ी राहत की सांस आई क्योंकि राजवीर वहां पर खड़ा हुआ था। राजवीर अंदर आ रहा था तो तलपड़े ने कहा, बॉस आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना मेरी सांसें हलक में अटक जाती हैं अगर मैं आपको नहीं देखता। तो राजवीर ने आराम से अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, क्यों इतनी टेंशन क्यों लेते हो दही बड़े? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। दूसरी सीट पर असिस्टेंट ने बैठते हुए कहा, सर दही बड़े नहीं तल पड़े। और आप ऐसे अचानक कहाँ चले गए और आप दरवाजे से अंदर क्यों आए थे? ट्रेन से बाहर गए थे क्या? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ वो एक फ्यूल भरा ट्रक ट्रेन के बीचों बीच आ रहा था, पटरी पर फंस गया था तो उसे ही निकाल कर आया हूँ। सुनकर अचानक तलपड़े की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा और फिर धीमी सी आवाज में कहा, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? राजवीर ने ना में सर हिला दिया और तलपड़े को राहत की सांस आई। उसके बाद तलपड़े ने कहा, थैंक गॉड, आपको केयरफुल रहना चाहिए। तभी अचानक राजवीर के फोन पर एक कॉल आता है। राजवीर अपना मोबाइल उठाता है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश होता है, बिग ब्रदर यानी बीबी। राजवीर फोन उठाता है। बीबी। दूसरी तरफ से राजवीर को एक डार्क आवाज सुनाई दी, कहाँ हो तुम इस वक्त? राजवीर ने जवाब दिया,
अपने इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। अभी ट्रेन में हूँ, मुंबई लौट रहा हूँ। आप कैसे हो? कुछ सेकंड बाद राजवीर ने फिर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे आपसे मिलना था, काफी वक्त हो गया। आप अपना ख्याल रखना। ओके बाय। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्लीज वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। आप बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप रेस्पॉन्स करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत सफल होगी। प्लीज 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 कमेंट करें दोस्तों और लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों।